नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका काव्यशाला की इस 7वीं कड़ी में। आज हम काव्यशाला की 7वीं कड़ी में जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब तक हम इंतज़ार करते हैं अपने बाकी सभी सुनने वाले देखने वालों का, बहुत बहुत स्वागत सभी का। आइए आप जुड़िए, थोड़े से इंतज़ार के पल और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे अपनी 7वीं कड़ी, 7वीं सीरीज़ काव्यशाला की, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी शायरी में नज़्म निगारी पर। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत स्वागत पूजा जी आपका। आइए और कमेंट के जरिए हमें बताइए कि अब तक का आपका काव्यशाला का सफर कैसा रहा और कैसी लर्निंग आपकी चल रही है हिंदी, उर्दू शायरी, हिंदुस्तानी नज़्म निगारी, गज़ल गोई और बाकी हमारी सारी हिंदी काव्य की इस रसधारा में आपको कैसा महसूस हो रहा है, हमें कमेंट के जरिए बताते रहें। बहुत स्वागत आपका सीमा जी, बहुत स्वागत गुड़िया तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और चूंकि अभी तक थोड़ा सा समराइज मैं करना चाहता हूं और समराइज करूं और उससे पहले 2-4 ज़रूरी बातें हैं जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। और वो ज़रूरी बातें ये हैं कि सबसे पहले तो उन सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको भी पीडब्ल्यू की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिल चुका है। और अगर आपको मिले और आपको महसूस हो कि हाँ, आपको इस बात की खुशी है कि आप उन चुने हुए लोगों में से हैं जिनके जवाब नज़्म निगारी और हिंदुस्तानी शायरी के बेसिस पर आपके जवाब सही हैं, तो आप अपने खुशी को, आप अपनी उस उल्लास को ज़रूर जाहिर करें, अपने स्टेटस पे शेयर करें। और ऑफिशियल पीडब्ल्यू का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि वो एक अच्छा सा काव्यशाला का एक सेटअप उन्होंने सेटअप किया है और बहुत बहुत आप सबका आभार, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पिछले कुछ गुज़िश्ता सेशंस में, बीते हुए सेशंस में एक ख़ास तरह का सवाल आया है सामने कि जो भी हम हिंदुस्तानी शायरी सीख रहे हैं और उस पर थोड़ा सा एक शॉर्ट में जो कहना चाहिए एक डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन को रेफर करने के लिए कोई टेक्स्ट, कोई बुक, कोई किताब जो इस बारे में कहती हो, तो जी हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल उसी के हिसाब से कुछ किताबों के मैंने नाम बताए हैं और वो किताबों के सारे नाम पीडब्ल्यू के लिंक्स में अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से बिल्कुल वो किताबें देख सकते हैं। किसी भी वो तरह तरह की किताबें हैं, देखिए जिस तरह की हमने अभी तक प्रैक्टिस की है, हालांकि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं एक बात फिर से कह दूं कि ये जो इल्म अरूज है, मीन्स अरूज का ज्ञान मतलब छंद शास्त्र का ज्ञान, और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत मशक्क़त और एक मश्क की ज़रूरत है। आपको एक अभ्यास करने की, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, जो बिल्कुल मेरे ख्याल से सिर्फ 1 घंटे के सेशन से नहीं होगा, आपको साथ साथ उसकी कई सारी प्रैक्टिस भी करते रहना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये थी। अच्छा, और दूसरी बात ये साफ करनी है कि जो भी आप वोकेबलरी साथ साथ पढ़ते रहें। कई नए नए शायर पढ़े हैं, पुराने क्लासिक शायर को पढ़ें, उनकी गज़ल, उनकी नज़्म, उनकी रचनाएं, कविताएं पढ़ें, तो आपको आपकी वोकेबलरी रिच होगी। तो जो शब्दकोश है आपका, वो रिच होना बहुत ज़रूरी है अच्छी शायरी करने के लिए। आपको कहीं वज़न, अब चूंकि आपको वज़न का ज्ञान हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि फलक एक शब्द है स्काई के लिए, आसमान के लिए, तो फलक का वजन है 1-2, लेकिन ये मान के चलें कि हमारे पास 1-2 का वजन के अलावा हमें कुछ और वजन में शब्द चाहिए। तो हम आसमां 2-1-2, आसमान 2-1-2-1, अर्श 2-1, ठीक है। तो अब देखिए एक फलक, आसमान, आसमां, अर्श और भी बहुत सारे आपको, अंबर 2-2। तो एक स्काई कहने के लिए आपके पास 5, 6, 7 और बहुत सारे ढेरों शब्द हैं। तो आपको इन सारे शब्दों को खंगालना पड़ेगा, आपको इन सब का ज्ञान, आपको इन सब की थोड़ी सी समझ जरूरी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप पढ़ते रहें, कई अलग अलग डिफरेंट शायर को पढ़ें, मुख्तलिफ किताबें देखें, और आजकल तो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कुछ किताबों के नाम मैंने बताए हैं पीडब्ल्यू को, आप उनमें से कोई भी रेफर कर सकते हैं। आसान अरूज करके किताब है, वो भी बहुत अच्छी किताब है डॉक्टर आजम की, और एक किताब गज़ल की बाबत है वीनस केसरी जी की, वो भी अच्छी किताब है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार उन किताबों को रेफर कर सकते हैं।
दूसरी बात उस व्याकरण और अरूज के ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है अच्छी गजल, अच्छी शायरी पढ़ना। तो ऑनलाइन बहुत सारे वेब पोर्टल्स अवेलेबल हैं, रेखता.org है, हिंदवी.org है, ये दोनों अच्छे पोर्टल्स आप इनसे पढ़ सकते हैं। कविता कोश है .org, आप वहां से पढ़ सकते हैं। गुरुकुल ऑफिशियल PW का अपना है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और शुरुआत अगर कर रहे हैं और अगर आप वजन में गजल कहने की कोशिश कर रहे हैं और वजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बशीर बद्र साहब को पढ़ सकते हैं। उनकी जो किताब है मुसाफिर, आप उसमें से पढ़िए, उसमें से अच्छी आसान भाषा में अच्छी गजलें हैं। फिर उसके बाद आप परों को खोल है, शकील आजमी साहब की किताब परों को खोल, वो भी एक अच्छी किताब है, गजल की एक रवानी समझने के लिए वो अच्छी पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद बहुत सारी किताबें, वसीम बरेलवी साहब की चराग है, देन उसके बाद राहत इंदौरी साहब की नाराज है। ये सारी बहुत कॉमन किताबें हैं गजल की, जिसमें उनकी एक जो लीडिंग पोएट्रीज हैं वो अवेलेबल, वो सारी किताब आप पढ़िए। या फिर एक निदा फाजली साहब की पढ़िए दुनिया जिसे कहते हैं, उसमें भी काफी तरह की आपको नज़में और गजलें मिलेंगी। और उसके बाद आप ये सब पढ़ते और मेरी दुआएं हैं कि उसके बाद आप दीवाने गालिब पढ़िए। तो दीवाने गालिब में गालिब की सारी गजलें हैं और उनकी सारे शेर हैं। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें, इनका एक डिफरेंट लेवल है। तो आप शुरुआत से शुरू कर सकते हैं और फिर धीमे धीमे अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब और नोट्स भी कुछ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वो नोट्स भी रेफर कर सकते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, आज हम जिस कंटेक्स्ट पे बात करने वाले हैं, वो है नज्म निगारी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है चूंकि यही काव्य की रसधारा है। तो हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं। अच्छा, आपको नज्म को लेकर एक नज्म एक शब्द है NAZM, नज्म, जिसे अगर हम रोमन में लिखें तो, और अगर देवनागरी में लिखें तो ना आदा जा पे नुक्ता जीम और उसके बाद माँ। तो नज्म शब्द को सुनने के बाद, पोइट्री शायरी जिसे कहते हैं, नज्म सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला लफ्ज या सबसे पहला ख्याल क्या आता है? कमेंट कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए। जी, मनदीप सोंधी साहब का कहना है कि कैन वी रीड गुलजार। बिल्कुल, आप गुलजार साहब को पढ़िए, हम सब उनको पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप गुलजार साहब की गजल पढ़ना चाहते हैं, मैं चूंकि यहाँ पे बात वजन और गजल की कर रहा था, तो गुलजार साहब की किताब है कुछ तो कहिए पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं टिपिकली उन शायर की बात कर रहा था जो गजल और वजन में ही, जिन्होंने गजलें कही हैं। गुलजार साहब ने बहुत ही उम्दा नज़में कही हैं, नसरी नज़में उनकी बहुत खूबसूरत हैं। गुलजार साहब की एक छोटी सी नज़म है कि यूं तो मैं सिगरेट नहीं पीता मगर हर आते जाते से पूछ लेता हूं माचिस है, क्योंकि बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूं। सिर्फ 3 लाइन की नज़म, लेकिन देखिए क्या आहंग है इसमें, क्या खूबसूरती है, क्या इमेजरी है। तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और हम आएंगे धीमे धीमे कि हर शायर ने, हर बड़े शायर ने हर डिफरेंट जोन्स में लिखा है, हर डिफरेंट तरह की बातें लिखी हैं। गुलजार साहब की एक और छोटी सी नज़म है कि याद है मेरी मेज पे रखी सिगरेट की डिबिया पे तुमने एक पौधा बनाया था। याद है मेरी मेज पे रखी सिगरेट की डिबिया पे तुमने पौधा बनाया था। उस पौधे पर आकर देखो, उस पौधे पर फूल आया है। आकर देखो, उस पौधे पर फूल आया है। तो ये हैं अलग अलग तरह की और बहुत सारी नज़में हैं और अलग अलग इनके आहंग हैं, अलग अलग म्यूजिकलिटी है। जावेद अख्तर साहब की आप लावा किताब है, तरकश है, आप इन दोनों को पढ़िए। और इसमें बहुत खूबसूरत नज़म है आंसू, जावेद अख्तर साहब की, बहुत जगह पर अवेलेबल है, आप वो सब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज विशाल वैद जी हैं हमारे साथ में, कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल हम जोड़ते हैं उनको और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नज्म निगारी पर। के आप कमेंट्स के जरिए सबसे पहले साथ साथ ये बताएं कि जब आप नज्म शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहला ख्याल या पहला थॉट या पहला लफ्ज या वो इमेज क्या बनती है जब कोई आपसे कहता है कि नज्म, या किसी शायर का नाम, जैसे नज्म के नाम पे हो सकता है आपको गुलजार साहब की शक्ल याद आए या उनकी शख्सियत की एक याद बने। तो अब जो भी आपको बने, जैसे गजल के नाम पे आपको हो सकता है राहत इंदौरी याद आए, हो सकता है गालिब याद आए, हो सकता है मीर याद आए। तो जब मैं नज्म कहता हूं तो क्या इमेजरी बनती है, क्या बनता है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम अपनी चर्चा को आगे शुरू करते हैं, जब तक मैं जोड़ता हूं विशाल वैद जी को।
विशाल वैद जी को रिक्वेस्ट भेजी है हमने। ओके, ठीक है। आई थिंक इन्होंने या तो बाय मिस्टेक भेजी थी या, ठीक है। अब हम आगे शुरू करते हैं। आई होप आप सभी को मेरी आवाज बराबर आ रही है, बुलंद आ रही है। ठीक है, तो मैं इंतजार में हूँ, मैं मुंतजिर हूँ आपके ख्याल, आपके जवाब का, कि जब हम नज्म कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या एक इमेजरी, क्या वो ख्याल या क्या उसकी तरतीब है, वो आप मुझे बताएं। और फिर मैं अपनी चर्चा को, अपनी बात को आगे रखता हूं, फिर हम अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। जी, कोई एक जवाब मुझे मिले तो मुझे हरी झंडी दिखे, और हरी झंडी दिखे तो मैं अपनी इस ख्यालों की, नज़्म निगारी की ट्रेन को आगे बढ़ाऊं। जी, मैं मुंतज़िर हूं आपके इस जवाब का कि जब हम नज़्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या सबसे पहला, आपके दिमाग में, मतलब हमारे दिमाग से मेरा मतलब है कि आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है जब आप नज्म शब्द सुनते हैं, तो ये लफ्ज जब सुनते हैं तो? ओके, मनदीप जी का कहना है फीलिंग और अ मैसेज इन फ्यू लाइंस। अब बहुत ही सही जवाब है इनफैक्ट, कि फीलिंग और मैसेज इन फ्यू लाइंस। अब इनकी अगर एक एक शब्द को मैं देखूं कि फीलिंग कोई एहसास, कोई जज्बात, एंड और मैसेज मींस, हो सकता है मैसेज का मतलब है कि कोई नॉट नेसेसरली एक टीचिंग, एक लेसन, बट हो सकता है कोई मंजरनामा, जो मैंने देखा उससे जो सीखा और जो मुझे कन्वे करना है अपने ख्याल, जो मेरी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो इन फ्यू लाइंस। फ्यू, यहाँ पे फ्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू क्यों? 2 लाइन्स नहीं, 1 लाइन नहीं, 3 लाइन नहीं, 4 लाइन, फ्यू लाइन्स क्यों? क्योंकि कोई बात अगर हम 2 मिसरों में कहते थे तो हम गजल का शेर कहते थे। अगर उस बात को कहने के लिए हमें 2 लाइन से ज्यादा की जरूरत पड़े, 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन, 200 लाइन, और हमारा ख्याल एक रहे, बुनियादी ख्याल एक रहे, और जिसको हम एक कॉन्कैटिनेशन ऑफ थॉट्स, जिसको तसलसल कहते हैं, उसमें अगर 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 अपनी बात को कहते चलें फ्यू लाइंस, कई मिसरों में, तो उसको हम नज्म कहते हैं। काफी हद तक ठीक, मगर इसमें और भी बहुत थॉट्स हैं। आइए आज हम नज्म निगारी पर चर्चा शुरू करते हैं। अब तक हम 6 सेशंस कर चुके हैं। 6 सेशंस में बेसिक हिंदुस्तानी पोइट्री कैसे इवॉल्व हुई, कहाँ से आई, और उसमें क्या क्या डिफरेंट उसकी कैसी मुख्तलिफ सूरतें हैं, उनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। फिर हमने वज़न, बहर, अरकान, काफिया, रदीफ, मतला, शेर का मतला और शेर का मक्ता, और उसके बाद इन सारे गजल के पहलू पे बात की, और साथ साथ बेसिकली हमने वजन पे बात की, वजन और बहर पे बात की, और हमने उसे ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया अभी तक कि गजल में ही ऐसा होता है। अब मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से सुने, और चूंकि यही एक बेस बनाएगा, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर ये एक अच्छा शायर होने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कोई इंसान पेंटिंग करता है या मसव्वरी करता है या चित्रकला करता है। अब मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा आपको हर लफ्ज के साथ उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद, उसका दूसरे भाषा का जो मैं उसमें शब्द है वो भी बताता चलूं, ताकि आपके लिए थोड़ी सी वोकैबुलरी भी, आपकी शब्दकोश भी थोड़ा सा भरता रहे। तो जो अगर कोई इंसान मसव्वरी करता है, पेंटिंग करता है, तो उसके पास अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए क्या बात है, उसके पास क्या टूल है? उसके पास है कलर्स और उसका इमेजिनेशन। वो ड्रॉ करने के बाद हमारे अंदर से एक फीलिंग एवोक होती है कि वाह, अगर किसी फुटपाथ के बच्चे का सीन है जिसमें कुछ एक एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर, उसके भाव उसने कलर से पेंट किए हैं, तो वो हमारे अंदर की सेम उसी तार को छेड़ देते हैं, उस फीलिंग को जगा देते हैं। कौन? रंग और उसकी इमेजिनेशन। अच्छा, ठीक है। अगर कोई मुसम्मा साजी करता है या फिर कल्चर्स बनाता है, शिल्प कला करता है, तो उसके पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे छेनी, हथौड़ा है, और उसमें कटिंग है, आरी है। वो उससे एक ऐसा आइडल बनाएगा जो बिल्कुल एकदम जीवंत होगा। हमें उसके देखते ही हमारे अंदर से वाव की फीलिंग निकलेगी। जैसे देवी देवताओं की जब तस्वीर होती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कितने सजीव हैं, ऐसा लगता है। या फिर कोई पुतला है तो लगता है क्या सजीव है, उसमें जान डाल दिया। तो उसके पास एक टूल है, अपने छेनी हथौड़े है वो। अगर कोई रक्स करता है, अब रक्स क्या है? डांस, जी हाँ, नृत्य या रक्स। अगर कोई रक्स करता है तो उसके पास टूल्स हैं, उसके एक्सप्रेशंस, उसके भाव, उसके फॉर्म, घुंघरू और संगीत, ताल, वो सारी चीजें। लेकिन अगर सेम विद द म्यूजिक में करता है, मौसीकी करता है, तो साज है, आवाज है।
लेकिन अगर कोई अदब है, अदब मतलब लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य, ये सारी फाइन आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई साहित्य लिख रहा है, कविता लिख रहा है या फिर गद्य लिख रहा है, उसके पास क्या टूल है? उसके पास भी कोई ना कोई टूल होना चाहिए जिससे वो दूसरे इंसान के वही तार छेड़ सके जो तार पेंटिंग देखकर या म्यूजिक सुनकर या डांस देखकर या चित्रकारी या कलाकारी देखकर आते हैं। वो टूल है हमारे शब्द, हमारी जबान, हमारा वे ऑफ टॉकिंग या हमारे लिखने के। अगर वे ऑफ टॉकिंग का मतलब है शब्द या जबान, जबान से मेरा मतलब यहाँ सिर्फ बोलने का नहीं है, जबान लिखे हुई कविता की भी जबान होती है कि वाह क्या जबान है, मतलब क्या लफ्ज का जो इस्तेमाल है या लफ्जों का जो इस्तेमाल है, अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो क्या खूबसूरत है, या शब्दों का जो प्रयोग है वो कितना काबिल तारीफ है। ये बात है। तो हमको, हमारे पास जो एक टूल है सबसे बड़ा, वो है हमारी जबान, हमारे लफ्ज, हमारी वोकैबुलरी, हमारे शब्दों का प्रयोग। ठीक है, इन्हीं शब्दों के प्रयोग से हम किसी इंसान के अंदर उसके जो एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं, उसके इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसको इन्वोक कर सकते हैं, उसके अंदर उस चीज को डाल सकते हैं कि वाह, जैसे अगर किसी, मैंने पढ़ा कि मैं कोशिशें हजार करता हूं मगर रूह है कि सिहर जाती है, नजर है कि ठहर जाती है, सिग्नल पे खड़े उस नंगे बच्चे पे जो कार के शीशे पार से बेच रहा है आजादी। अब इसमें कुछ लफ्ज है, जो कार के शीशे पार से बेच रहा है आजादी। अब आपके दिमाग में या आपके जहन में एक तस्वीर बन गई कि जब आप सिग्नल पे खड़े होते हैं तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि झंडा, भारत का झंडा बेचते हुए लड़के आते हैं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बेच रहे होते हैं कि खरीद लीजिए। और कार के शीशे पार से बेच रहा है आजादी, की राइमिंग है। और आजादी बेच रहा है, आजादी नहीं बेच रहा है, वो झंडा बेच रहा है। लेकिन मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं कि आजादी कितने साल बाद भी हम अपनी आजादी बेच रहे हैं, मतलब क्या हालत है सिचुएशन पे। इसीलिए शुरू के 2 मिसरे इसमें कहा गया कि मैं कोशिशें हजार करता हूं मगर रूह है कि सिहर जाती है। अब इसमें जो आपको, जो शब्द आपके अंदर फीलिंग इवोक कर रहे हैं वो क्या है? रूह, सिहरना, आजादी, सिग्नल, नंगा बच्चा, ये सब शब्द आपकी इमेजरीज क्रिएट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे शब्द एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हैं। अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाएगा तो इनमें वो रिदम, इनमें वो म्यूजिकलिटी नहीं आएगी। तो म्यूजिकलिटी, रिदम और उनकी इमेजरीज, ये 2-3 बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर लफ्ज का इस्तेमाल हम इस खूबसूरत तरीके से करें कि उसमें एक आहंग, आहंग का मतलब है रिदम, एक म्यूजिकलिटी, एक मौसीकी म्यूजिकलिटी पैदा हो जाए, तब हम उसको हम साहित्य में या नस्र में या नज्म में काउंट करते हैं। बेसिकली 2 तरह की चीजें हैं लिटरेचर में, प्रोज एंड पोइट्री, गद्य और पद्य, या नस्र और नज्म। तो जो प्रोज है वो नस्र हो गया, पूरा प्रोज राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, सारी चीजें। जो बाकी बची हुई चीज है जिसे हम पद्य कहते हैं या काव्य कहते हैं या नज्म कहते हैं, वो है शायरी, कविता। एक बात। दूसरी बात, उर्दू पोइट्री में स्पेसिफिकली, अब मैं उर्दू पोइट्री की बात करूं, चूंकि पोइट्री तो विश्व की जाने कितनी भाषाओं में होती है, उर्दू पोइट्री में नज्म अपने आप में एक फॉर्म ऑफ पोइट्री भी है। ठीक है, ये 2 बातों में फर्क है। नज्म जो है एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक क्या है कि अब नज्म को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम नस्र को समझ लें, मतलब प्रोज क्या है। प्रोज क्या है? कोई एक लाइन है कि चलिए बैठकर चाय पीते हैं, या आइए आप अंदर आइए, आ जाइए अंदर आ जाइए। इसमें क्या बात है? इसमें जो शब्द हैं वो एक फिक्स ग्रामेटिकल ऑर्डर में है, मतलब कवायदी तरतीब में है, कवायदी तरतीब में है, ग्रामेटिकल ऑर्डर में है कि मैंने खाना खा लिया, तो मैंने सब्जेक्ट आ गया, खाना खा लिया, एक ऑर्डर है, एक स्ट्रक्चर है। नस्र में चूंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, नस्र की जो लुग़वी मानी है, मतलब डिक्शनरी मीनिंग है, वो भी है फैलाना। तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इसीलिए इसको प्रोज और स्टोरी और एक्सप्लेनेशन में कहा जाता है। लेकिन यही शब्द अगर अपना ऑर्डर चेंज कर दें, सब्जेक्ट उठ के पीछे चला जाए, वर्ब कभी आगे आ जाए और इनमें एक म्यूजिकलिटी पैदा हो जाए, मतलब इनको हम इस तरीके से रीऑर्डर कर दें कि लफ्जों की तरतीब बदल दें और इस तरह की बदल दें कि इसमें राइमिंग पैदा हो जाए, तो वो जो चीज होगी वो क्या कहलाएगी? नज्म निगारी, मतलब वो चीज बन जाएगी पोइट्री, मतलब वो चीज बन जाएगी काव्य। ठीक है। और जो नज्म है उसके लुग़वी मानी, मतलब उसके जो डिक्शनरी मीनिंग है, वो भी है एक तरतीब, एक ऑर्डर में पिरोना, जैसे मोती को पिरोते हैं। पिछली बार शायद शुरू के सेशन में, सेशन 2 या 1 रेफर कीजिएगा, उसमें बात बताई गई है।
लड़ी में पिरोना मतलब व्यवस्था। जैसे साजो सज्जा, घर में हम चीजें सजाते हैं, हर चीज का एक पर्टिकुलर वे है। अगर हम लफ्जों को उसी हिसाब से सजाएं तो फिर वो नज्म नगारी में आएगा। जैसे एक मसलन या मिसाल के तौर पे या फॉर एग्जाम्पल एक लाइन बोलता हूं जो नस्र है, मतलब प्रोज है। जैसे इंसान को इंसान से कैसा भारी डर है। अब किसी कहानी में ये आपको मिल सकता है कि आज के जमाने में या जो भी लिखा है कि इंसान को इंसान से कैसा भारी डर है। ये इंसान को इंसान से मतलब सब्जेक्ट की बात आ गई, को कैसा भारी डर है, बिल्कुल एक ग्रामेटिकल ऑर्डर में है। ये है नस्र, मतलब ये है प्रोज। इसको हम अब पोइट्री में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? डर इंसान को इंसान से कैसा है भारी। अब समझ रहे हैं, लाइन वही है, लेकिन जब मैंने इनके शब्दों को आगे पीछे, इनकी तरतीब, इनकी रीऑर्डरिंग कर दी लफ्जों की, तो इसमें एक आहंग, इसमें एक रिदम, इसमें एक म्यूजिकलिटी पैदा हो गई। वो कैसा है कि डर इंसान को इंसान से कैसा है भारी। और ये एक किसी म्यूजिशियन के लिए मैंने भजन लिखा था, उसकी लाइन है कि डर इंसान को इंसान से कैसा है भारी, है मंदिर में ताले मन में आओ मुरारी। तो भारी आरी, इसमें एक म्यूजिकलिटी पैदा हो रही है कि डर इंसान को इंसान से कैसा है भारी, है मंदिर में ताले घर में आओ मुरारी। मेरे कान्हा मेरे मोहन मेरे कृष्ण को कृष्ण बिहारी, मेरे बांके बिहारी, है मंदिर में ताले घर में आओ मुरारी। तो अब देख रहे हो आप, इसमें एक लाइन वही है, डर इंसान को इंसान से कैसा है भारी, लेकिन जब मैं इसे बोल रहा हूं तो एक रिदम है, एक तरह की बहर में बैठ रहा है। डर इंसान को इंसान से कैसा है भारी, ठीक है। तो एक म्यूजिकलिटी पैदा हुई। अब जब शब्दों की तरतीब, उनकी रीऑर्डरिंग इस हिसाब से की जाए कि वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को तोड़ दें और एक म्यूजिकलिटी में आ जाएं, वहां पर हम नज्म निगारी और वहां पर हम इंट्रोडक्शन होता है पोइट्री का। अब नज्म के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स हैं, इसमें कसीदे हैं, इसमें मरसिया है, इसमें मसनवी हैं, इसमें रुबाइयां हैं। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त उर्दू पोइट्री की फॉर्म नज्म का। और इंग्लिश पोइट्री में भी बहुत सारी चीजें हैं, सोनेट है, बैले है, बहुत सारी चीजें हैं। और हिंदी काव्य में भी बहुत सारी रसधाराएं हैं। इन सबको मिला जुला के मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी फॉर्म्स बनती हैं हमारी पोइट्री में। फिर ये गजल से कैसे अलग है? अभी हमने गजल की बात की, गजल में कैसे अलग है? तो जैसा कि बात मनदीप सोनी जी ने बताया कि फ्यू लाइंस में, उसी पर जा रहा हूं। गजल में खास बात थी कि आपको पूरा एक थॉट, पूरी एक बात, पूरा एक कंटेक्स्ट, पूरा एक मौजू, पूरा एक ख्याल सिर्फ 2 लाइनों में कहना है, मतलब एक शेर में कहना है। शेर का पहला होगा मिसरा, तो मिसरा उला, दूसरा मिसरा, मिसरा सानी। एक जो शेर होगा उसमें अपने आप में पूरी बात है कि नहीं? अब इसके लिए बहुत सारे, हमने कितने सारे गजल पढ़े, कितने सारे शेर पढ़े। फिर से मिसाल दे देता हूं कि फूल दिल तकदीर में आए बहुत, मेरी गजल का एक शेर है, मतलब है कि फूल दिल तकदीर में आए बहुत, पर हमें पत्थर के मन भाए बहुत। बात एक ही है कि लाइफ में बहुत सारे इसमें डबल जो मल्टीपल मीनिंग कैरी करता है कि फूल दिल तकदीर में, कि वो लोग जिनके दिल फूल जैसे सॉफ्ट थे, वो लोग हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत आए, मगर मुझे पत्थर के जालिम दिल वाले लोग ही पसंद आए। एक पूरा ख्याल है। इस पूरे ख्याल को आप एक्सप्लेन करके पूरी नज्म बना सकते हैं 50 लाइन की, लेकिन ये पूरी बात सिर्फ 2 मिसरों में कहना, ये था गजल। हम गजल के एक शेर पे बात करते हैं और उसके हर शेर के अलग अलग मानी हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट हैं, अलग अलग मीनिंग हैं। जैसा कि लोग बैठे हैं जिगर को थाम के, ऐसे क्या किस्से तुम्हारे नाम के, दिन तो सारे मुफलिसी में ढल गए हैं रईसी के नजारे शाम के। अब इसका जो पहला है कि दिन तो सारे मुफलिसी में ढल गए हैं रईसी के नजारे शाम के, खाली इस लाइन को अगर मैं आपको पढ़ूं तो आप क्या बोलेंगे? क्या दिन तो सारे गरीबी में ढल गए हैं रईसी के नजारे शाम के। मतलब इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जब शाम होती है तो शाम को यहाँ पे सिंबॉलिकली यूज किया गया कि शाम जाम और सब बैठेंगे यार, तो लगेगा कि यार क्या रईस हैं हम। तो मतलब दिन में जब कामकाज की बारी आती है तब तो बड़ा गरीब सा महसूस होता है और बड़ा ही दुख सा लगता है, लेकिन जब शाम को यारों के साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या एक जाम अंदर जाता लगता है सबसे रईस हम हैं। एक मानी ये हो सकता है। दूसरा मानी क्या हो सकता है कि दिन तो सारे मुफलिसी में ढल गए। जब दिन में काम करता हूँ, दफ्तर में व्यस्त रहता हूँ, तो लगता है कि क्या एकदम त्रस्त जिंदगी है, लेकिन जब शाम को बैठता हूँ और साहित्य पढ़ता हूँ या आप लोगों से बात करता हूँ तो लगता है कि मैं कितना रईस हूँ। तो दिन तो सारे मुफलिसी में ढल गए हैं रईसी के नजारे शाम के। इस शेर का, मेरे पहले मतले से जो मैंने पढ़ा कि
लोग बैठे हैं जिगर को थाम के, ऐसे क्या किस्से तुम्हारे नाम के। इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो दो शेर हैं उन दोनों शेरों में कोई कॉमन कंटेक्स्ट नहीं है, बस यही एक पॉइंट है। इसको बिल्कुल पकड़ के रखें, जाने ना दें। इससे जस्ट अपोजिट है नज्म निगारी। उसमें हर मिसरे में, हर शेर में, हर लाइन में बुनियादी ख्याल एक होगा, या एक ही बुनियादी ख्याल के आसपास वो पूरी की पूरी नज्म रची जाएगी। ये सबसे जरूरी और सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब गजल में मिसरे में रदीफ और काफिया की पाबंदी होती है, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। और बहुत सारी और पाबंदियां हैं, लेकिन वो सारी रदीफ की पाबंदी, काफिया की पाबंदी, बहर की पाबंदी नज्म में भी होती है। अगर लोगों को अगर ये गलत फहमी है कि हम कुछ भी कह देंगे और वो नज्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ये सेशन कर रहे हैं, और मेरा यकीन मानिए इसके बाद आपको नज्म निगारी को लेके एक अलग विंडो खुलेगी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब एक तसलसल ख्याल है। तसलसल ख्याल का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन ऑफ थॉट्स। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, कड़ी है, कड़ी जुड़ती चली जा रही है। सारे मिसरे, मिसरे मतलब सारी लाइंस, सारे शेर एक नज्म के, नज्म में भी शेर होते हैं, सारे शेर, सारे मिसरे एक ही ख्याल को प्रूफ करने में लगे होते हैं। बाकी के भी मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ख्याल होंगे, लेकिन वो सपोर्टिव ख्याल है हमारे एक बुनियादी ख्याल के। अब आप मुझसे एग्जाम्पल मांगेंगे तो देखिए, मिसाल के तौर पर नज्म निगारी की बात आए और नजीर अकबराबादी का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो एक है कि हाँ, गीता जी का है क्या पूरी नज्म में एक ही बहर होनी चाहिए? आपके इन सभी सवालों के जवाब पर मैं आ रहा हूं, और मैं बिल्कुल सारी टाइप की 4 तरह की नज्म होती हैं वो सब एक्सप्लेन करूंगा। आपके सारे सवाल का जवाब इसी सेशन में मिलेगा, बस बने रहें हमारे साथ। और मैं मिसाल देता हूं। माफ कीजिएगा, अभी मैं किसी को शायद बीच में इनविटेशन आप भेज रहे हैं वीडियो का, लेकिन मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी है नज्म निगारी से रिलेटेड। और मेरा यकीन है कि पूरी मेरी बात सुनने के बाद शायद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, और अगर फिर भी रहते हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी, हम बात कर रहे थे तसलसल कॉन्कैटिनेशन ऑफ थॉट्स की। तो नजीर अकबराबादी की एक बेहद बेइंतहा खूबसूरत और मशहूर नज्म है आदमी नामा। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ें, अभी नोट कर लें कहीं ना कहीं, और या फिर अपने जहन में इस बात को बसा लें। आदमी नामा, जी हाँ, आदमी नामा पे देखिए क्या है। उसमें अलग अलग बंद हैं, अलग अलग मुक्तक हैं। तो एक में कहता है कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अब इसमें देखो क्या बात समझ में आई कि आदमी एक है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के साथ साथ ये भी बताया गया है कि आदमी कितने कितने तरीके से रिएक्ट करता है, और कितने कितने तरीके से उसकी डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीकेशंस, उसको अलग अलग तरीके से प्रूव किया जा रहा है। लेकिन बुनियादी ख्याल क्या है कि आदमी है। आदमी मतलब इंसान। अच्छा, यहाँ आदमी का मतलब मैन और वुमन नहीं है, यहाँ आदमी का मतलब है इंसान। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतब खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। अब क्या समझ में आया कि जो मस्जिद बना रहा है, मतलब जो धर्म का काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, वो भी देखो आदमी है, और जो उनकी जूतियां चुरा रहा है, मतलब चोरी का काम कर रहा है, वो भी आदमी है, और जो उनको ताड़ता है एक वो भी आदमी है। तो आपने एक बात महसूस की कि जो सेंट्रल थॉट है कि आदमी कितने कितने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट और एक्ट करता है, वो एक है, लेकिन इसकी कितनी मुख्तलिफ और डिफरेंट तरह की सूरतें हैं जो अलग अलग बंद में, अलग अलग मुक्तक में नजीर अकबराबादी ने दिखाई है। तो इससे साबित होता है, और आखिरी में जाके वो एक कंक्लूजन करता है शायर कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रूफ करते करते कि हाँ भाई ये है, मतलब ये है नज्म। ठीक है, तो पहली सीख यहां से मिली, आदमी नामा नजीर अकबराबादी की जरूर पढ़ेगा। इसके बाद ही आप नज्म निगारी आगे बेहतर समझ पाएंगे। चलिए, अगर किसी ख्याल, अब इसमें मैं बार बार एक शब्द ले रहा हूं, ख्याल या तसव्वुर या थॉट या विचार या बात, ये क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है।
जैसे एक नज्म है मेरी, अभी इश्क लिखने का दिल नहीं है, जो दरीचे में छपी है, उसमें ख्याल एक कॉमन है कि अभी इश्क लिखने का दिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे इश्क ना लिखने पे मजबूर कर रही हैं, जो मेरे अंदर वो एहसास नहीं जगा पा रही हैं, और जो मुझे बहुत सारी और चीजें जिनसे दिल दुखी है मेरा। अब उसी बात को अलग अलग बंद में कहा गया है, अलग अलग तरीके से मैंने कहा है कि कई सारी चीजें हैं कि और भी शय हैं दुनिया में मौजूद, मेरा दोस्त जो कैंसर से घुट घुट के लड़ता है, एक बाप घर खर्च की खातिर खुद से झगड़ता है, घर के पड़ोस में कल ही लिंचिंग हुई है, खबरें कहती हैं सब काबू है, कैसी चीटिंग हुई है। इन सारी बातों में वो सारी सूरतें, वो सारी इमेजरीज नजर आ रही हैं जो मेरे बुनियादी ख्याल को मजबूत करती हैं कि क्यों इश्क लिखने का दिल नहीं है। इसी नज्म में मेरी आखिरी कुछ लाइन है कि मगर हुस्न जाना तुम धुएं में आग ना उकेरना, तुम मेरी बेरया मोहब्बत से कभी मुंह ना फेरना। ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार हासिल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि दिल दोस्ती मुमकिन नहीं है, मगर अभी इश्क लिखने का दिल नहीं है। अब फिर से लास्ट में प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मुझे दोस्ती नहीं है, मेरे अपने नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी देश दुनिया हमारे समय में इतनी टॉर्चरस और इतनी हर्ट, दिल को दुखी करने वाली चीजें मेरे आसपास हैं कि मैं क्या करूं कि मेरा इश्क लिखने का दिल नहीं है, अभी नहीं है। तो उससे क्या समझ में आया? मेरी ये नज्म का मिसाल देने का ये मकसद ये था कि अलग अलग सूरतें, अलग अलग एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी अगर आप अपने बुनियादी ख्याल से ना भटकें, वो बहुत जरूरी है नज्म निगारी में। अलग अलग कुछ कुछ रैंडम चीजें एक राइम में कह देना पोएट्री या नज्म निगारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कहीं पर हम इसको 4 मिसरे मतलब 4 लाइन का हमारा एक बंद या स्टेंजा होगा, कहीं 5 का होगा, कहीं 6 का होगा, ये सारी बातें। तो क्या सीखने को मिला कि तमाम शेर, तमाम मिसरे अगर एक ही बुनियादी बात को अलग अलग तरीके से पेश करें और आखिर में शायर उसे कंक्लूड करे, तो ये हमारा एक नज्म की सूरत बनती है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बातों पे कि नज्म की कितनी तरह की सूरतें हैं, या अच्छा सूरत का मतलब यहाँ शक्ल नहीं है, नज्म की कितने तरह के फेजेस हैं, कितने तरीके की फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहली है, टोटल बता देता हूं पहले, टोटल 4 तरह की नज्में हैं। पहला है पाबंद नज्म, अंग्रेजी में कहते हैं वर्स पोइट्री, जिसका सवाल अभी किसी ने पूछा था कि क्या पूरी नज्म में बहर एक होनी चाहिए? पाबंद नज्म में एक होती है, ठीक है, या एक से ज्यादा भी होती है, लेकिन बहर की पाबंदी है। आगे मैं अभी पूरा डिटेल में तफसील से बताऊंगा सारी बातें, तफसील से डिटेल में बताऊंगा सारी बातें। पहली है पाबंद नज्म, ठीक है। दूसरी है नज्म मुर्रा, जी हाँ, नज्म मुर्रा। नज्म मुर्रा को कहते हैं ब्लैंक वर्स। अभी मैं उर्दू पोइट्री की नज्म निगारी की बात कर रहा हूं, तो मैं वहीं तक रहूंगा। बहुत सारी और भाषाओं में कविता होती है, उसमें अलग अलग फॉर्म है। अब ये मत कहिए कि जापानीज में जो हाइकू है वो कौन सा है, वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री है, ठीक है। अभी हम वर्ल्ड पोइट्री पर सेशन नहीं है, ये सेशन हिंदुस्तानी पोइट्री पे। हाँ, अगर आगे वर्ल्ड पोइट्री पे होगा तो मैं बहुत सारी भाषाओं की, हिब्रू में बहुत अच्छी पोइट्री होती है, आप पढ़िएगा, है ना, और कैरिबियन पोइट्रीज भी बहुत अच्छी हैं, वो भी पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वापस आता हूं मौजू पर कि नज्म मुर्रा। नज्म मुर्रा जो है वो है ब्लैंक वर्स। तीसरी है आजाद नज्म, मतलब फ्री वर्स। चौथी है नसरी नज्म, मींस प्रोज पोइट्री। तो ये टोटल 4 तरह की हमारी नज्म निगारी में फॉर्म है, ठीक है। पहले नंबर पे आती है पाबंद नज्म। पाबंद नज्म किसे कहते हैं? अब शब्द देखिए, पाबंद मतलब कुछ पाबंदी है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई एक बात है जो हमें ओवरऑल फॉलो करनी है। वो क्या बात है? वो बात है, पाबंदी है यहां पर वजन की, बहर की, अरकान की, और इसी लाइन के साथ हमारे पिछले 6 के 6 सेशंस यहां डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। तो अब तक हमने बाकी 6 सेशंस में जो हर शब्द का वजन निकालना सीखा, तो आपको वो कहां काम देगा? पाबंद नज्म निगारी में। सिर्फ ऐसा नहीं कि गजल राइटिंग में, गजल गोई करने में काम देगा, मगर आपको नज्म निगारी करने में भी वो काम देगा। कविता लिखने में, छंद कविता लिखने में, मुक्त जो बंद वाली कविता रहती हैं वो लिखने में आपको काम देगा, ठीक है। बाकी 6 सेशन देखिएगा अगर आपने नहीं देखे तो। पाबंद नज्म की बात कर रहे हैं हम अभी। आपको हर शब्द का जो वजन निकालना सीखा था वो यहाँ हेल्प करेगा। जैसे आदमी, अब आदमी नामा में आदमी बार बार आए, तो आदमी का क्या है? आदमी का वजन 2 1 2। आ
द मी, दो एक दो, जिंदगी, जिंदगी, आशिकी, आशिकी, है ना, दो एक दो। ये सारे लफ्ज जब आप इस्तेमाल करेंगे पाबंद नज्म में तो ये सब आपको जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? चश्मा, 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 दो दो। ये क्या है? कलम, कलम, एक दो। आसपास जो भी, ये क्या है? गिलास, गिलास, एक दो एक। ये क्या है? किताब, एक दो एक। ठीक है, जो भी आपके आसपास चीजें हैं। कंप्यूटर, आप वजन बताइए कितना होगा? मोबाइल, मोबाइल, ठीक है, जो भी है। फेसबुक, फेसबुक, कितना वजन होगा? फेसबुक, दो एक दो। तो कहीं गजल है, कहीं नज्म है जहां आपको बहर में कहनी है लेकिन आपको फेसबुक का इस्तेमाल करना है, तो फेसबुक, दो एक दो। जहां आदमी यूज कर रहे हैं, जहां जिंदगी यूज कर रहे हैं, वहां फेसबुक यूज कर सकते हैं। देखिए, दोनों तीनों शब्दों का वजन बराबर है, तो आदमी, जिंदगी, फेसबुक, ये सब वजन बराबर है। मतलब अगर आप कभी तब्दील करेंगे, उस शब्द की जगह दूसरा शब्द लगाएंगे तो सेम ट्यून में बैठेगा। कभी चेक करके देखिएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स मैं शुरू में जब कविता लिखना या नज्म निगारी शुरू कर रहा था तब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत करता था। हर शब्दों के, सेम शब्दों के वजन को एक्सचेंज करके देखता था कि म्यूजिकलिटी बदलती है कि नहीं। आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, तो पहला है पाबंद नज्म। पाबंद नज्म पे आते हैं। पाबंद नज्म में क्या है कि बहर की पाबंदी है। बहर हमने बहुत सारी तरह की बताई थी। 8 तरह के मूल अरकान हैं, फिर उसमें 19 बहरें हैं और 19 बहरों के अलावा 32 उर्दू में प्रचलित बहरें हैं और भी 100 बहरें हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सारे स्केल्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जस्ट गूगल कीजिए उर्दू की प्रचलित 32 बहरें, आपको मिल जाएंगी। खास क्या हमने इस चीज में एक इंपॉर्टेंट बात क्या की, खास चीज क्या की कि खास चीज ये थी कि हमने इन पर मश्क की, प्रैक्टिस की थी, अभ्यास किया था। 2 बहरों पर अभ्यास बताया था, चूंकि 32 बहरों के लिए मुझे 32 सेशंस चाहिए होंगे, तो 2 का करके बताया था, बाकी आप कीजिएगा और आपको बहुत मजा आएगा। पाबंद नज्म में है बहर की पाबंदी, मतलब एक स्केल सेम रहेगा, बहर सेम रहेगी, ख्याल बदलते जाएंगे। मतलब सेम बहर में क्या करना है, अलग अलग फीलिंग्स को इवोक करते हुए एक बात को प्रूव करना है। सुनिएगा, अब इसमें एक ही बहर है तो हमारे बंद अलग अलग होंगे। मतलब कहीं पे 2 का बंद हो सकता है, कहीं 4 का हो सकता है, या पूरी नज्म में हमने 4-4 मिसरे, 4-4 लाइंस के स्टेंजा या 4-4 लाइंस के बंद हमने बनाए हैं। तो इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता चलता हूं साथ साथ। अच्छा, एक और रिवायत और एक और ट्रेडिशन या एक और शऊर भी शायरी का ये है कि जब आप किसी बड़े शायर का कलाम पढ़ते हैं तो उसके बाद अपना कलाम नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं पहले अपना पढ़ देता हूं, फिर बाकी बड़े शायरों का एग्जाम्पल दूंगा ताकि माफी ना मांगनी पड़े। तो देखिए, पाबंद नज्म है, ध्यान से सुनिए। पहला टाइप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। स्केल या बहर। अब बहर रमल की बात हमने की थी जिसका स्केल था 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2। इस स्केल पर मेरी एक नज्म है। अब वो नज्म क्या है? वो नज्म है मैं क्या करूं, और ये मजाज लखनवी साहब की जमीन पे है। अब मजाज लखनवी साहब ने कही थी, बहुत सारी इस स्केल पे नज्म कही है, तो उनके स्केल पर और उनकी जमीन पर एक नज्म है मेरी जिसका उन्वान, जिसका टाइटल, जिसका शीर्षक है मैं क्या करूं। इस नज्म को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एक म्यूजिकलिटी है, इसमें एक स्केल है, वो स्केल जो मैंने बताया, और देखिएगा कि वो प्रूफ होता है कि नहीं होता। और पूरी नज्म में अलग अलग वे से एक बात कहने की कोशिश की गई है इन अ स्पेसिफिक स्केल। सुनिएगा, आसमां है वो मेरा मैं बन के एक तारा फिरूं, आसमां है वो मेरा मैं बन के एक तारा फिरूं, कहकशां में डूबता मैं बन के सैयारा फिरूं, मुद्दतों से ढूंढता उसको मैं बंजारा फिरूं, ऐ मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक बंद 4 मिसरों का। 4 मिसरों के बंद को क्या कहते हैं हम? 4 मिसरों के बंद को मुरब्बा कहते हैं। ठीक है, उर्दू का एक लफ्ज है मुरब्बा, खाने वाला मुरब्बा नहीं, ये दूसरा मुरब्बा है जहां भी 4 मिसरों का बंद आता है। तो ये 4 मिसरों का बंद, इसमें अलग अलग बातों से एक बात कही गई है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मगर ऐ मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अगला बंद पढ़ता हूं। शादमानी है ये दिल उसके तसव्वुर रात में, सांस में आंधी चले आए भंवर जज्बात में,
ना हकीम आए असर ना चैन हो हालात में, ए मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं मैं क्या करूं। एक मुसलसल दौड़ती सी ये सफर है जिंदगी, एक मुसलसल दौड़ती सी ये सफर है जिंदगी, इन्हीं रास्तों पे कहीं अपना घर है जिंदगी, हर नजर उसका ही चेहरा क्या नजर है जिंदगी, ऐ मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तेरा साया भी मिलेगर यक बयक झिझोड़ दूं, तेरा साया भी मिलेगर मैं यक बयक झिझोड़ दूं, वक्त की समतें घुमाकर दास्तां ही मोड़ दूं, जी में आता है कि इस तरह से जीना छोड़ दूं, है मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं मैं क्या करूं। शाम की बहती हवा और ये सबा भी नोच लूं, चांद जो हंसता है मुझ पे ये अदा भी नोच लूं, तेरे बिन जीऊं मैं क्या उठती सदा भी नोच लूं, ऐ मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं मैं क्या करूं, ऐ मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तो ये एक नज्म थी। अच्छा, ये एक पाबंद नज्म का एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या क्या पाबंदी है इसको एनालाइज करते हैं। इसमें पाबंदी है बहर की, हर लाइन एक ही स्केल पे कही गई है, 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2। ठीक है, ये इसका स्केल है। तेरा, आप देखो, शाम की बहती हवा, शाम की बहती हवा पूरा स्केल पर है, मतलब पूरी की पूरी पाबंद नज्म है। दूसरा एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि अब मैंने पढ़ दिया, अब नजीर अकबर आबादी साहब की जो आदमी नामा है, जी हाँ, जो आदमी नामा है वो पूरी की पूरी पाबंद नज्म है, पूरी की पूरी पाबंद नज्म है। उसका स्केल क्या है, अब आप बताइए। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। 5 मिसरे हैं, 5 मिसरों का एक बंद, और हर बार 5-5 मिसरे, 5-5 लाइंस का सेट है। अब 5 मिसरों के बंद को हम मुखम्मस कहते हैं और इनसे मिलकर एक नज्म बनती है। अब इसका जब स्केल आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि 2-2 दुनिया दुनिया 2-2, 1-2 1-2 में बादशाह 1-1 2-2 है सो है 1-2 1-2 वो भी आदमी, लास्ट में 2-1-2 आ रहा है, आदमी। पूरी की पूरी लाइन एक बहर पर है, एक स्केल पे। और इस पे एक और मैं इसका बंद पढ़ देता हूं, और ये बंद आपने कहां पढ़ा है, नजीर अकबर आबादी के आदमी नामा का ये वाला स्पेसिफिक बंद, जो पूरी इनकी नज्म है 18 जिसमें है स्टैंजा, 18 बंद हैं, जिसमें से शायद 4 बंद हमारी कक्षा 9 एनसीईआरटी सिलेबस ए हिंदी की किताब में थे, ये वहां से उठाई है। मतलब मैंने वहां से, मुझे याद है कि मैंने क्लास 9th में पढ़ी थी। तो अब उसको एनालाइज करते हैं बहर के हिसाब से। तो मैंने आपको स्केल बता दिया 2-2, इसका नजीर अकबर आबादी का जो स्केल है कि माफ कीजिएगा, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, जो मैंने तो गवाह है सो है वो भी। हाँ, नजीर अकबर आबादी का स्केल है 2-2 1-2 1-2 1-1 2-2 1-2 1-2, बिल्कुल भाई, जो मैंने पहली बार बताया, कोई मतलब कोई गलती नहीं इसमें, बिल्कुल सही है। बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, अब बैठे 2-2 हो गया, है आदमी, है आदमी, है आदमी 1-2 1-2, बैठे हैं आदमी ही 1-2 1, का 2 ने 2, बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा 1-2 1-2, लगा लगा 1-2 1-2, आखिरी में 1-2 1-2 स्केल आ रहा है, मैंने बताया आपको। और आदमी ही फिरते हैं रक्सर पे खेमचा, और आदमी ही फिरते हैं रक्सर पे खेमचा, कहता है कोई ले कोई कहता है लारे ला, कहता है कोई लो कोई कहता है लारे ला, किस किस तरह की बेचे हैं चीजें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी। इसका स्केल भी वही है पूरा का पूरा। तो पाबंद नज्म में पूरी बहर एक है, और भी पाबंदियां हैं, जैसे इसमें पाबंदी है आपके कवाफी। कवाफी का मतलब है, कवाफी का मतलब है वो लफ्ज, वो शब्द जिनका क्या सेम है, काफिया सेम है। अब दोबारा ध्यान से सुने,
बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, लगा आ का काफिया। आखिर दूसरी लाइन में खूम चा, आ का काफिया। लारे ला, आ का काफिया। चीजें बना बना, आ का काफिया। देखा, तो इसमें काफिया हर 5 लाइन के 4 लाइन में काफिया सेम है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग में दिया, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, आदमी अभी सब कुछ आदमी पर खत्म हो रहा है, सो वो है आदमी, वहां भी काफिये की पाबंदी है। अगर मेरी नज्म में आपने ध्यान किया हो तो मैंने भी एक एग्जाम्पल, अगर उसमें आपको काफिया याद हो कि मैं बन के एक तारा फिरूं, सैयारा फिरूं, बंजारा फिरूं, आरा आरा आरा, काफिया की पाबंदी है। तीनों मिसरों में काफिया है, मतलब तीनों मिसरों में सेम राइमिंग वर्ड है। सफर है जिंदगी, घर है जिंदगी, नजर है जिंदगी, अर है जिंदगी। तो देखिए यहां भी काफी की पाबंदी है। मतलब अगर हम कभी पाबंद नज्म की बात करेंगे तो वहां पे जरूर 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 बहर की, वजन की, अरकान की, स्केल की पाबंदी, काफिये की पाबंदी जरूर होगी। एक पहले तरह की पहली नज्म बात फिनिश होती है। उर्दू में नज्म नगारी नजीर अकबर आबादी से शुरू हुई। वहां पे उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज, ककड़ी वाले से लेके राखी, राखी के अलावा दिवाली, होली, रोटी, हर छोटी छोटी चीज हमारे हिंदुस्तान की सारी जो रवायत, जो ट्रेडिशन, जो छोटी छोटी बातें, उन पर नज्म लिखी। तो ये वहां से शुरू होती है। अगर आप नज्म नगारी शुरू कर रहे हैं और पाबंद नज्म, अगर आप नजीर अकबर आबादी को पढ़ेंगे तो उनकी सारी नज्में, रोटियां है, वो सारी की सारी हमारी पाबंद नज्में हैं। तो पहली बात ये आप नोट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, इकबाल की नया शिवाला, नया शिवाला जब आप पढ़ेंगे तो वो भी एक पाबंद नज्म है। या फिर तरानाए हिंदी। अब तरानाए हिंदी कौन सी नज्म है? तरानाए हिंदी वही नज्म है जिसे हम सब लोग, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, पर्वत वह सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वह संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, है ना। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ये सारी की जो इसको जो है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसे हम जानते हैं, इस नज्म का, माइंड माय वर्ड्स, इस नज्म का उन्वान, इसका टाइटल है तरानाए हिंदी, जो इकबाल की लिखी हुई है। और ये पूरी की पूरी नज्म में बहर या स्केल एक है। इसमें काफिये की पाबंदी भी है। देखिए कहाँ पाबंदी है? हिंदोस्तां, ता आ की पाबंदी, पा गुल से ता हमारा, आसमां हमारा, रश के जना हमारा, कारवां, निशां, जमा, निहा, हर शब्द जो हमारा से पहले आता है उसमें आ का साउंड है। मतलब जो इसके कवाफी हैं, जो शब्द हैं जिनमें काफिया है, राइमिंग है, वो आ है। ठीक है। इकबाल की ही एक और नज्म है नया शिवाला। नया शिवाला भी बहुत अच्छी नज्म है। सच कह दूं है बिरहन गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। और बहुत लंबी नज्म है, आप इसको पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको नोट करा देता हूँ। नया शिवाला, नया शिवाला इकबाल की पढ़िए। राखी करके एक नज्म है नजीर अकबर आबादी की, वो आपको पढ़नी है। आदमी नामा एक नज्म है, वो आपको पढ़नी है। और मैंने आपको सुनाई दी। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब जब हम आते हैं, और भी तरह की नज़में हैं, जैसे हाली। हाली एक बहुत अच्छे शायर थे। अल्ताफ पूरा नाम क्या था उनका, लेकिन जो पेन नेम है वो हाली था। हाली की एक नज्म है मिट्टी का दिया। उस मिट्टी का दिया जो नज्म है उसको भी पढ़िएगा, वो भी एक बहुत अच्छी नज्म है। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 या दूसरी सूरत जो है हमारी नज्म की, वो है नज्म मुर्रा। वक्त कम है तो थोड़ा सा मेरी तेजी बोलने की ज्यादा है। अगर आपको कहीं लगे कि कोई लफ्ज, कोई किसी के मानी समझ नहीं आए हैं तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझ तक पता चले कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है जी। दूसरी है नज्म मुर्रा, जिसे हम कहते हैं ब्लैंक वर्स। इसमें क्या पाबंदी है? इसमें मिसरे तो बराबर है, मतलब अरकान बराबर है, मतलब बहर बराबर है, लेकिन कवाफी यानी काफिये की पाबंदी नहीं है। जैसे वहां पे हमारा, हिंदोस्तां हमारा, नजा हमारा, जना हमारा, बन के एक तारा फिरूं, बंजारा फिरूं, ये जो काफिये की पाबंदी थी वो हट जाती है। अगर इसमें काफिये की पाबंदी हट जाती है तो कभी कभार हम इसको क्या कह देते हैं? बेकाफिया नज्म। बेकाफिया नज्म भी है या नज्म मुर्रा भी है। अब जब नज्म मुर्रा पढ़ने जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि अगर पाबंद नज्म पढ़ रहे हैं तो नजीर अकबर आबादी को जरूर पढ़ें।
उसी तरह उसी मानिंद अगर आप नज़्म मुअर्रा पढ़ रहे हैं या ब्लैंक वर्स पोइट्री पढ़ रहे हैं तो फैज अहमद फैज को जरूर पढ़ें। अब फैज अहमद, अब जब जैसे मैंने बताया, तो अब आइए दो मिसाल देता हूं, दो मिसालें हैं। और फैज अहमद फैज की बहुत सारी पोइट्रीज फेमस फेमस जो हैं वो सब नज़्म मुअर्रा हैं। चाहे इसमें कुछ इश्क किया कुछ काम किया हो, है ना, बहुत खूबसूरत नज्म है वो, जरूर अच्छी नज्म है, बहुत अच्छी नज्म है। फैज की नज्में आएंगी तो मैं थोड़ा फ्लो में चला जाऊंगा और बहुत सारी पढ़ डालूंगा, लेकिन आप पढ़िएगा, ठीक है, बहुत अच्छी नज्म है। तो चलिए, तन्हाई करके एक नज्म है फैज की, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें ध्यान से सुनिए और एनालाइज कीजिए। फिर कोई आया दिले जार नहीं कोई नहीं, फिर कोई आया दिले जार नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक रह गुजर, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजर। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमय बढ़ा दो मैं और मीनाओ अयाग, अपने बेख्वाब के वारों को मुफक्कल कर लो, अब यहां कोई नहीं आएगा। इन सारे लाइंस में एक बात आपको समझ में आई होगी, कहीं भी कोई राइम नहीं है, ठीक है। अगर गुबार है तो चराग है, लेकिन गुबार और चराग राइम नहीं है, सुराग गुबार के साथ राइम नहीं है। लेकिन नज़्म मुअर्रा की खास बात यह है कि इसमें राइमिंग हो भी सकती है, लेकिन नहीं होने की भी कोई रखने की कोई पाबंदी नहीं है। मेरे कहने का मतलब आपको काफिया रखना ही है, जैसे कि पाबंद नज़्म में रखते थे, इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहें तो रख सकते हैं, आप चाहें तो ना रखें, कोई इस तरह की इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो ये एक नज्म है तन्हाई फैज साहब की, और जो एक अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा इसी में एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ, एक और एग्जाम्पल जो नज्म मुअर्रा जिसमें सारे के सारे मिसरे, सारे के सारे अरकान बराबर हैं। फिर कोई आया दिले जार कोई नहीं, इसका जब आप वजन निकालेंगे, इसकी जब तख्ती करेंगे, फिर दो कोई, कुछ भी एक या दो भी हो सकता है, दो एक भी हो सकता है, आपको तख्ती करनी पड़ेगी। आया दो दो, इसकी जब स्केल निकालेंगे पहली लाइन को, जो उसकी आखिरी लाइन है कि अब यहां कोई नहीं आएगा, इसका स्केल दोनों की बहर एक होगी। समझ आया? दोनों की बहर एक होगी, लेकिन कोई राइमिंग नहीं है, जैसा कि पहले में काफिये की पाबंदी मैंने आपको बताया पहले में थी। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप नज़्म मुअर्रा का दूसरा एग्जाम्पल पढ़ें, और दूसरे एक ऐसे शायर, एक ऐसे शोरा का नाम जो बहुत बुलंद रहे अपने वक्त में, उनका नाम है अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी की बहुत सारी नज़्म मुअर्रा हैं। वो क्या है कि सुनिएगा। माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ सूती मिल में है, कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। एक बंद पड़ा है, और वैसे बहुत सारा लंबा है कि यहाँ यह जो नन्ना है भोला भाला है, खूनी सरमाए का निवाला है, पूछती है यह इसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। इन सब में जो स्केल है वो सेम है, लेकिन कहीं भी काफिये की पाबंदी नहीं है, ठीक है। एक ये नॉट फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, एवरी लाइन ऑफ द नज्म, मनदीप जी के हवाले से मैं बात सबको बता दूं कि एवरी लाइन ऑफ द नज्म विल हैव सेम वेट, विल हैव सेम काउंटिंग ऑफ अरकान्स, विल हैव सेम काइंड ऑफ बहर, बट इट विल बी not bounded by the same rhyming ending word which is we commonly known as काफिया। तो काफिया नहीं होगा वहां पर, और किसी तरह की कवाफी की पाबंदी नहीं है, लेकिन उसका एक मिक्सचर है। अब इन दो तरह की नज़में हो गई, ठीक है। तीसरी नज्म पे मैं आता हूं। तीसरी नज्म है आजाद नज्म। अब आजाद नज्म भी बहुत लिखी गई। आजाद नज्म की खास बात क्या है कि, अच्छा, आजाद सुन के मत सोचिएगा कि इसमें हर तरह की आजादी है। इसमें किस तरह की आजादी है? बहर है, स्केल है, लेकिन सेम नहीं है। सेम मतलब काउंटिंग ऑफ अरकान सेम नहीं है। कैसे? अगर एक स्केल है 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, ठीक है। जैसे सितारों के आगे जहां और भी हैं, एक स्केल मैंने बताया था, पहला जो बताया था, ठीक है, बहरे मुतकारिब जिसका नाम था। तो
पहली लाइन हो सकता है लंबी हो, क्योंकि उसमें 4 अरकान इस्तेमाल हुए, 1 2 2 के 4 सेट। तो 1 2 2 के 4 सेट का मतलब हुआ 1 2 2 1 2 2 1 2 2 और 1 2 2। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया आपको, सितारों के आगे जहां और भी है। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं, जो एक गजल, जो एक नज्म थी, जो पाबंद नज्म है का एग्जाम्पल, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, फाकिर साहब की, भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। ये एक पाबंद नज्म है। इस पूरी की पूरी नज्म का वजन एक है, लेकिन इसका ख्याल, जो बुनियादी ख्याल है वो वही है कि ये वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, कि जो मेरा वो वक्त था वो कोई मुझे लौटा दो और ये सब मेरे बदले में सब कुछ छीन लो। वो मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो गुड़िया, वो बच्चे जैसे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो जो हर हर आखिर जो उसकी हर लाइन है, उसका हर मिसरे का, हर पंक्ति का वजन बराबर है। तो वो पाबंद का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब था पाबंद का एग्जाम्पल है, लेकिन अगर उसमें हर लाइन अलग अलग वेट की हो तो वो आजाद नज्म बन जाएगी। कैसे? पहली लाइन है लंबी हो, मतलब जिसमें 4 अरकान इस्तेमाल हो, दूसरी लाइन में सिर्फ 3 ही इस्तेमाल हो, या चौथी में सिर्फ 2 ही इस्तेमाल हो, लेकिन सेम अरकान है मगर उनका साइज अलग अलग है। तो वजन की पाबंदी है, मगर किसकी पाबंदी नहीं है? सेम साइज होने की। इससे पहले जो फैज की तन्हाई पढ़ी, या जो सरदार जाफरी साहब की वो नज्म पढ़ी मिल कारखाने वाली, उसमें हर लाइन बराबर है, वेट का पाबंदी है, हर लाइन सेम नंबर ऑफ काउंटिंग अरकान है, हर लाइन बराबर है, बस काफी की पाबंदी नहीं थी। इसमें लाइन भी बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर मसलन खलीलुर रहमान की एक नज्म है सौदागर। अब सुनिए, लो गजर बज गया, लो गजर बज गया, सुबह होने को है। अलग अलग लेंथ है, अलग अलग काउंटिंग ऑफ अरकान, मतलब 1 2 2, कहीं ऊपर 4 इस्तेमाल हुए, नीचे 2 इस्तेमाल हुए। दिन निकलते ही अब मैं चला जाऊंगा, दिन निकलते ही अब मैं चला जाऊंगा। इसमें जो वेट है, दिन 2, निकलते 1 2 2, ही अब मैं चला जाऊंगा, कितनी लंबी लाइन है। लेकिन इसमें जो वेट के जो काउंटिंग्स यूज की गए, मतलब 2 1 2 2 के जो अगर 4 सेट लगे तो नीचे 2 ही सेट लगे। अजनबी शाह राहों पे फिर कासाए चश्मे ले लेके एक चेहरा तकूंगा, दफ्तरों कारखानों में तालीम गाहों में जाकर अपनी कीमत लगाने की कोशिश करूंगा। मेरी आराम जहां, मेरी आराम जहां, मुझको एक बार फिर देख लो, आज की शाम लौटूंगा जब, बेचकर अपने शफाक दिल का लहू, अपनी झोली में चांदी के टुकड़े लिए, तुम भी ना मुझको पहचान पाई तो फिर मैं कहां जाऊंगा, किससे जाकर कहूंगा कि मैं कौन हूं, किससे जाकर कहूंगा कि मैं कौन हूं। अब इसमें देखिए आखिरी लाइन जो है, किससे जाकर कहूंगा कि मैं कौन हूं, इसका जो वजन है उसका एक सब सेक्शन ही इस्तेमाल हुआ है, मैं कहां जाऊंगा। एक लाइन है मैं कहां जाऊंगा। तो इसमें आजाद नज्म में जो साइज है उसकी कोई पाबंदी नहीं है, मगर हाँ हमको बहर जो स्केल है वो और उसके सबसेट्स ही यूज करने होते हैं। यह है आजाद नज्म। और आजाद नज्म का सिर्फ यही एक एग्जाम्पल नहीं है, इसमें हमारे हिंदी में अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अगर आप पढ़ेंगे तो मुक्त छंद की बात जब उन्होंने की, तो मुक्त छंद में भी, मुक्त छंद हिंदी में कहते हैं उसे, उर्दू में आजाद नज्म कह देते हैं, मुक्त और आजाद, लेकिन उसमें भी एक आजादी है साइज बराबर ना रखने की, लेकिन एक पाबंदी है किसकी, कि हमको वही स्केल के सबसेट्स यूज करने हैं। सुनिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक नज्म है तोड़ती पत्थर, एक कविता है तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। अब इसका वजन जब निकालेंगे ना, वह तोड़ती पत्थर, 2 2 1 2 2 2, ठीक है। देखा उसे 2 2 1 2 आ गया, मैंने 2 2, तो 2 2 1 2 2 2, दूसरी लाइन भी वही है, देखा उसे मैंने 2 2 1 2 2 2, इलाहाबाद के पथ पर। इसमें डिफरेंट हो जाएगा लेकिन उसी का सबसेट यूज हो रहा है। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार, कोई 2 2 न
छा या दार, तो 2 2 1 2 2 2 1। अब इसमें 2 2 1 एक और चीज ऐड हो गई, लेकिन 2 2 1 2 के ही आगे वो बढ़ती चली जा रही है। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, वह तोड़ती पत्थर सामने तरु मलिका, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। अब सामने सामने 2 1 2, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, वह तोड़ती पत्थर। अब आपने देखा इसमें अलग अलग वेट हैं, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, लेकिन आजाद नज्म है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है कि मजीद अमजद की एक पोइट्री है ऑटोग्राफ, और ये ऑटोग्राफ जो पोइट्री है, इस पोइट्री में आजाद नज्म का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। वो देखिएगा कैसे किया गया। खिलाड़ियों के खुद नविष्ट दस्तखत के वास्ते किताबचे लिए हुए, खिलाड़ियों के खुद नविष्ट दस्तखत के वास्ते। अब खुद नविष्ट दस्तखत का मतलब है ऑटोग्राफ। खुद नविष्ट दस्तखत के वास्ते किताबचे लिए हुए खड़ी हैं मुंतजिर हसीन लड़कियां, ढलकते आंचलों से बेखबर हसीन लड़कियां, मुहीब फाटकों के डोलते किवाड़ चीख उठे, गेट खुल गए, उबल पड़े उलझते बाजुओं चटकती पसलियों के पुर हिलास काफिले। एक आहंग, एक म्यूजिकलिटी है, एक स्केल है। गिरे बुढ़े मुड़े पवर भंवर हुजूम के खड़ी हैं ये भी रास्ते पे एक तरफ बयाज आरजू बकफ, नजर नजर में ना रसा परिश्तों की दास्तां लरस रहा है दम बदम कमान अबरुबा का खम। कोई जब एक नाज बेनियाज से किताबचों पे खींचता चला गया, हुरूफ कश तराज की लकीर से लुथम गई लबों पे मुस्कुराहट शरीर सी, किसी अजीम शख्सियत की तम खनत हिलाई उंगलियों में कांपते वरक, वरक मतलब पेज, वरक पे झुक गई तो जर निगार पल लोगों से झांकती कलाइयों की तेज नब्ज रुक गई। वो बोल अरे महावशों के जमघटों में गिर गया, वो सफाहे बयाज पर बसत गुरु रकिल हो गोरी फिरी। अब देखिए लंबा अरकान यूज किया है। हसीन खिलखिलाहटों के दरमियां विकेट गिरी, हसीन खिलखिलाहटों के दरमियां विकेट गिरी। विकेट मतलब क्रिकेट का विकेट, क्योंकि ऑटोग्राफ एक खिलाड़ी का ऑटोग्राफ की बात हुई है ना, क्रिकेटर के ऑटोग्राफ की। तो हसीन खिलखिलाहटों के दरमियां विकेट गिरी, मैं अजनबी में बेनिशा मैं पाबगिल, न रिफत मकाम है न शोहरत दवाम है, ये लोहे दिल लोहे दम, न इस पे कोई नक्श न इस पे कोई नाम है। तो अलग अलग है लेकिन एक म्यूजिकलिटी है, चूंकि सेम स्केल यूज किया गया और स्केल के सब सेक्शंस को यूज किया गया। तो ये थी हमारी आजाद नज्म। आजाद नज्म पढ़ने के लिए आप जावेद अख्तर की भी नज्में पढ़ सकते हैं, उनकी भी बहुत खूबसूरत नज्में हैं और जो आजाद नज्मों के अंदर आती हैं। कई सारी नज्में, हर किसी का तो नहीं कह रहा, कई सारी नज्में हैं। अगले एग्जाम्पल पर आता हूं। चौथे तरह की नज्म है, ओहो वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। चलिए, चौथे तरह की नज्म है नसरी नज्म। नसरी नज्म का मतलब है प्रोज पोइट्री। प्रोज पोइट्री रिसेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री है, काफी लोग लिखते हैं और जिसमें ना स्केल की पाबंदी है, ना इसमें बहर की पाबंदी है, ना इसमें काफिये की पाबंदी है, मगर ख्याल इसमें एक होना चाहिए। वो थॉट एक है जो नज्म की बुनियादी बात है। हर तरीके से आप बात को कहें लेकिन बात एक रहनी चाहिए। और एक आहंग है, एक म्यूजिकलिटी है, एक रिदम है। इस रिदम के दो एग्जाम्पल हैं, पढ़ता हूं सबसे पहले। इसमें स्केल की पाबंदी नहीं है लेकिन एक म्यूजिकलिटी आएगी और इनबिल्ट एक स्केल होगा, आप नोटिस करेंगे। जो अच्छा, इनबिल्ट स्केल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वही एक इनबिल्ट एक म्यूजिकलिटी, एक रिदम होगी जो इसको प्रोज यानी नस्र से अलग करेगी। ठीक है। एक पोइट्री है मेरी जमीन, जो कि किस बारे में है कि उसका जो बुनियादी ख्याल है वो ये है कि जो जमीन अगर किसी के लिए माँ है, अगर किसी की जमीन माँ है तो जरूर किसी न किसी की तो महबूबा और यार भी रही होगी। अब वो जो फिगर है वो जरूरी नहीं है इंसान हो। हमने इंसानों ने जमीन को माँ की तरह देखा है, तो क्या पता कोई एक ऐसा इमेजिनेशन हो यूनिवर्स की या आसमान की, वो एक महबूबा हो, एक ये भी बहुत लाजमी है। इस थॉट को अलग अलग मायने से
एक नज्म में कहा गया है, वो नज्म है कि जब बनी थी मैं तब सजी थी मैं, तब तुम्हारी अपनी जमी थी मैं, एक अरसे तक खुद को संभाले रखा, फकत उसी कुदरत के सहारे रखा। अब इसमें रखा रखा, किनारे रखा, सहारे रखा, एक काफिया है लेकिन पाबंदी नहीं है, यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। बहते दरिया में चांद की बिंदिया लगाई, मतलब जमीन कह रही है जो मुझ पे जो नदी तैर रही थी उसमें जब चांद का रिफ्लेक्शन आया तो एज इफ कि मैंने चांद की बिंदी लगाई। मांग में कहकशा की सिंदूरिया सजाई, जो गैलेक्सी है उसका रिफ्लेक्शन मेरी मांग में सिंदूर की तरह आया। कानों में हवाओं की बाली थी पहनी, जजीराई नथ ने सागर की शोभा बढ़ाई। सहरा की रेती का सुरमा सजाया, कौसार ने बाहों का हार पहनाया। कौसार मतलब पहाड़, पहाड़ ऐसे थे जैसे बाहों का हार। कौसार ने बाहों का हार पहनाया। माथे पे बर्फ का मांग टीका सजाकर, पगडंडी पे हिना का लेप लगाया। आओ सखी नहरों की चूड़ी पहनाओ, बरगदो पीपल से बाजू बंद सजाओ। फलक है ये आरसी देखूंगी सज कर, कहती है जमीन के जो आसमान है वो एक मिरर है, मैं पूरी सज जाऊं फिर मैं धरती इस मिरर में, मतलब इस आसमान में खुद को देखूंगी कि मैं कैसे सजी हूं। तो फलक है ये आरसी देखूंगी सज कर, गीले बालों में सीपी का गजरा लगाओ। फिजाओं में मीठा रोमानी इतर है घोला, पपीहा पायल बिछुआ के सुर में बोला। लो सज गई बेलों की तगड़ी कमर पे, हाँ ओढ़ लिया है तन पे मिट्टी का चोला। और भी बहुत लंबी है, तवील नज़म है मेरी। बात क्या कहनी थी, साबित ये करना था कि इसमें कहीं ना कहीं एक म्यूजिकलिटी है और एक थॉट है। थॉट वही जो मैंने आपको बताया, इसको अलग अलग बंद में अलग अलग तरीके से वही कहने की कोशिश की गई है। और इसके आखिरी बंद में, आखिरी मुक्तक में, आखिरी स्टेंजा में शायर यानी मैं इस बात को कंक्लूड करता हूं, एक सारे थॉट्स को इकट्ठा करने के बाद वो इसमें आखिरी बंद में पढ़ देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बुनियादी ख्याल एक रखते हुए, म्यूजिकलिटी को बरकरार रखते हुए नज्म कहना क्या है। बहुत सारा है कि बहुत सारी चीजें हैं, उसके पूरे 16 श्रृंगार का एक्सप्लेनेशन है कि अगर नदी एक औरत की तरह सजती तो फिर 16 श्रृंगार कैसे कैसे होते, वो इसमें ख्याल है, वो पढ़िएगा। कि मैं किसी की धरती माँ हूं अगर, मैं किसी की धरती माँ हूं अगर, तो किसी की महबूबा यार हूं। बेसबब हकीकत है यही मगर, मैं तो अब हालात जार हूं। मैं जरूरत मुताबिक नोची हुई, बाजारू औरत सी बेकार हूं। मैं वक्त की पुकार हूं, मैं वक्त की पुकार हूं, मैं वक्त की पुकार हूं। तो लास्ट में वही है कि जमीन ने कहा है कि भाई तुम अब तक मुझे माँ मानते थे लेकिन फिर भी तुमने इज्जत नहीं की और तुमने बहुत सारी चीजों में नुकसान किया, डिफॉरेस्टेशन किया, ये किया वो किया, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं किसी की महबूबा यार हूं। तो उस हिसाब से अगर वो एक औरत है और सब सज रही है तो उसकी भावनाएं कैसी होंगी, उसको एक म्यूजिकलिटी में डालते हुए ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा अच्छा एग्जाम्पल, अब बड़े शायरों की बात करते हैं, जो मैंने अभी शुरुआत में दिया, गुलजार साहब की पोइट्री है स्केच। याद है एक दिन मेरी मेज पे बैठे बैठे, सिगरेट की डिबिया पर तुमने एक स्केच बनाया था। आप देख रहे हैं म्यूजिकलिटी। याद है एक दिन मेरी मेज पे बैठे बैठे, सिगरेट की डिबिया पे तुमने एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। तो एक म्यूजिकलिटी है, एक आहंग है, और वही आहंग बहुत जरूरी है नस्र से अलग करने के लिए। ठीक है, अब इसमें कई सारी चीजें हैं। अगर हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, 4 तरह की नज्म निगारी पर मैंने बात की और बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर ये मतलब अगर हम आमने सामने बैठे हों और अगर 6 घंटे का सेशन हो तो बहुत नस्र के और नज्म के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2 मिसरों का जब कोई नज्म बने, जैसे मैं बताता जा रहा था, जब 4 मिसरों का बंद है तो उसको हम मुरब्बा कहते हैं। 5 मिसरों का अगर बंद है तो मुखम्मस कहते हैं। 6 मिसरों का है तो उसे मुसद्दस कहते हैं। 6 मिसरों का बंद तो मतलब मुसद्दस कई नज्म है। और कहीं ऐसा नहीं है कि आपको नज्म निगारी करने के लिए आना चाहिए, मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जीके के नाते बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए, कि वो आप जान लीजिए। और 2 मिसरों का अगर कहीं पर है तो उसको मसनवी
कहते हैं, मसनवी का बंद कहते हैं, तो मसनवी का। अब इसी के साथ में मैं एक आखिरी नज्म पढ़कर क्लोज करता हूँ इसका, और वो नज्म है बहुत उम्दा नज्म, परछाइयाँ। जी हाँ, वो नज्म आपको जरूर पढ़नी है। वो एक तवील नज्म है, एक लंबी नज्म है। इस परछाइयाँ में खास बात क्या है? पहली बात कि इसका एक स्केल है। इसका स्केल है मतलब इसका स्केल आप लिख लीजिए चाहे कहीं तो, 1 2 1 2, 1 1 2 2, 1 2 1 2 और 2 2 लास्ट में। उस 2 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 1 2 से भी, एक बहर में छूट होती है, यूज कर सकते हैं। ये इसका स्केल है। तो मतलब इसमें पाबंदी है। तो पाबंदी है तो इसका मतलब ये नज्म मुर्रा, और पूरी नज्म में एक बहर नहीं है। ये बताना है मुझे कि आधी नज्म में एक बहर है जो मैंने बताई, बची हुई जो नज्म है उसमें दूसरी बहर है। लेकिन इसमें कहीं पे काफिये की पाबंदी है, कहीं पे नहीं है। तो एक तरह की नज्म मुर्रा का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें 2 4 5 6 हर तरह के बंद को इस्तेमाल किया गया है। उर्दू पोइट्री में 6 मिसरों का बंद, 6 लाइन का स्टैंजा, जिसको मैंने आपको अभी भी बताया, वो बहुत फेमस है। हाल ही में जो शायर हाली थे उन्होंने इसको बहुत अच्छे से यूज किया था। आप परछाइयां पढ़िए। परछाइयां जो नज्म है उसमें 6 मिसरे, 4 मिसरे, 2 मिसरे, 5 मिसरे, हर तरह के मिसरों को इस्तेमाल करते हुए नज्म बनाई गई है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तवील नज्म है, बहुत अच्छी, जिसमें मतलब अगर इस नज्म को अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से 15-17 मिनट जाते हैं। अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा भी जाएगा। इसमें कहीं कहीं पर काफिये की पाबंदी है, कहीं कहीं पर नहीं है। आप इसको एनालाइज कीजिए, और ये एक तरह का काइंड ऑफ असाइनमेंट मान सकते हैं, एक काइंड ऑफ सीख मान सकते हैं कि परछाइयां नज्म को पढ़ने के बाद, इसका एक बंद में पढ़ देता हूँ छोटा शुरू वाला, और इसका स्केल वही है 1 2 1 2, 1 1 2 2, 1 2 1 2 और 2 2। और ये जो स्केल है ये बहुत ही फेमस स्केल है। 2 मूल अरकान को मिलाकर बनाया गया है। अगर आप निदा फाजली की गजलें पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत कॉमनली इसको यूज किया है, और कई सारी उनकी मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही कहीं, ठीक है आप देखिएगा, निदा फाजली की बहुत सारी में मिलेगा आपको। दुष्यंत कुमार की थी जो कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। हाँ जी, परछाइयां इस बाय साहिर लुधियानवी, माफ कीजिएगा मतलब मैं इत्तला नहीं कर पाया कि परछाइयां इस बाय साहिर लुधियानवी। तो ये नज्म आप देखिएगा, इसमें अलग अलग इसी स्केल पर है, ठीक है, इसी स्केल पर है कि जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल, जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल, मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। हंसी फूल, हंसी पत्तियां, हंसी शाखें, लचक रही हैं किसी जिस्म नाजनी की तरह। फजा में घुल से गए हैं उफूक के नर्म खतूत, जमी हंसी है ख्वाबों की सरजमी की तरह। इस पूरी पोइट्री में बताया है कि जब वॉर होती है तो वॉर से पहले क्या देश में हालात रहते हैं, और जब वॉर हो जाती है, जब युद्ध हो जाता है, जब जंग हो जाती है तो उसके बाद क्या हालात, क्या मंजर होता है। बहुत खूबसूरत नज्म है, आप पढ़िएगा। और फिर इसके बाद में अगला बंद है कि तस्वुर रात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमा की सूरत कभी यकीन की तरह है। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। और लंबी नज्म है और मेरा बहुत मन है, लेकिन अभी वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, तो ये नज्म अब आपके हवाले रही। और इस नज्म में पहला स्केल मैंने आपको बता दिया, और अगला स्केल इसमें कौन सा है जो मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज़ो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। यहां के बाद से बहर बदलती है कि वो लम्हे कितने दिलकश थे, वो घड़ियां कितनी प्यारी थीं, वो सहरे कितने नाजुक थे, वो लड़ियां कितनी प्यारी थीं। बस्ती की हर एक शादाब गली ख्वाबों का जजीरा थी गोया। हर मौजे नफस, हर मौजे सबा नगमों का जखीरा थी गोया। इसमें बहुत म्यूजिकलिटी है, और इस नज्म के साथ हम खत्म करते हैं अपनी नज्म नगारी को। और
पूरी नज़में पढ़ने का बहुत मन करता है, मगर आधा घंटा चला जाएगा, तो आप ज़रूर पढ़िएगा और मैं भी सेशन के बाद इसको फिर से पढ़ूंगा। तो इस नज़्म में तो फिर से क्विक रिकैप करते हैं अपने साथ में सेशन का। पहली तरह की पाबंद नज़्म जिसमें बहर की पाबंदी है, एक से ज्यादा बहर भी हो सकती हैं एक नज़्म में। दूसरी नज़्म नज़्म मुअर्रा जिसमें स्केल और बहर सेम रहेगी, या दूसरी बहर भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अगर हम एक बहर की बात करें, मगर काफिया की पाबंदी, काफिया की बंदिश नहीं है, इसलिए इसे बेकाफिया नज़्म भी कहते हैं। और इसके लिए हम फैज अहमद फैज और अली सरदार जाफरी की नज़में पढ़ सकते हैं। पाबंद नज़्म के लिए हम नज़ीर अकबर आबादी को पढ़ सकते हैं, इकबाल को पढ़ सकते हैं। इन सब ने हर तरह की नज़में कही, मगर मैं कॉमन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तीसरी तरह की नज़में हमारी आज़ाद नज़में, जिसमें स्केल का सब सेगमेंट यूज किया होता है। आज़ादी है हमारे पास, हम हर लाइन को बराबर ना भी रखें, मगर एक वजन होगा, एक बेसिक अरकान होगा जो हर मिसरे में, हर लाइन में सेम होगा। चौथे तरह की हमारी नसरी नज़्म जिसमें हमारे पास वजन की पाबंदी नहीं है, मगर ख्याल तसलसल एक रहना चाहिए। उसके बाकी सारे के सारे जो आप उस तरीके से उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे मोती की तरह पिरो रहे हैं, वो सब एक बुनियादी ख्याल को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपका ख्याल कहीं भटकना नहीं चाहिए, और उसमें एक इनबिल्ट आहंग, इनबिल्ट रिदम या म्यूजिकलिटी होनी चाहिए। ये थी हमारी 4 तरह की नज़्म के प्रकार, 4 तरह की नज़्मों की सूरत। और इसी के साथ ये सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और हम आगे आने वाले सेशंस में पाबंद नज़्म लिखना सीखेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारी कैसे बहर में नज़्म कही जाए इस पर हम बात करेंगे। और भी कई डिफरेंट तरह की बातें हैं और टॉपिक्स से मुख्तलिफ हमारे मौजूद रहेंगे, उन पर हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।